ये सब पानी में हुई एक भयावह खोज से शुरू हुआ। इंसानी शरीर का एक हिस्सा जिस पर खास टैटू बने थे, झील में तैरता मिला। फिर इस मामले ने और भी भयानक मोड़ ले लिया और अब एक पीड़ित के दो परिवार के सदस्य हिरासत में हैं। जहां तैरता हुआ हाथ मिला था, वहां से कई घंटे दूर एक घर के अंदर कथित तौर पर क्या हुआ, इसको लेकर बहुत से सवाल हैं। हम लॉ एंड क्राइम की ओर से इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। मैं क्रिस्टी वट हूं। इसकी कल्पना कीजिए, और ये गर्मियों का समय है ना? हर कोई बाहर मस्ती करने की कोशिश कर रहा है। और अगर आपके पास नाव है, तो देश के कई हिस्सों में नाव लेकर पानी में निकलने का ये बेहतरीन समय है। तो कल्पना कीजिए कि आप अपने परिवार के साथ नाव लेकर पानी में निकले हुए हैं और एक बेफिक्र दिन बिताने की कोशिश कर रहे हैं। तभी आप पास में कुछ तैरता हुआ देखते हैं। तो इस स्थिति में एक पिता अपनी बेटी को एक चप्पू देते हैं और कहते हैं, अरे, जैसे जैसे हम पास जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि दूर कहीं एक मरी हुई मछली है। क्या तुम इसे हमारी नाव से दूर धकेल सकती हो? चप्पू पकड़े हुए आप और करीब आते हैं और आपको एहसास होता है कि आपके सामने जो तैर रहा है, वो कोई मरी हुई मछली नहीं है और हकीकत उससे कहीं ज्यादा डरावनी है। ये एक कहानी है जो एक महिला कहती है कि उसके साथ तब घटी थी जब वो 28 जून को अपने परिवार के साथ नाव पर बाहर थी। और इलिनॉय स्टेट पुलिस के अनुसार ये उस महिला द्वारा देखी गई चीज की एक तस्वीर है, एक टैटू जिसमें ग्रीन बे पैकर्स का हेलमेट और एक खोपड़ी है। और जब उसने कथित तौर पर यह देखा, तो उसे पता चल गया कि वो जो देख रही थी, वो कोई मरी हुई मछली नहीं थी। जो उसने देखा, वो कभी किसी इंसान का हिस्सा था। हमें अभी इस कहानी में पीड़ित के बारे में चौंकाने वाली नई जानकारी मिली है। लेकिन क्या अब इस मामले से जुड़े दो लोगों पर आरोप लगे हैं? उन्होंने जांचकर्ताओं को जो बताया है और जो कुछ भी कहा है, वो कथित तौर पर बेहद परेशान करने वाला है। तो हम अभी इसी पर आते हैं। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि ये मामला कहां से शुरू हुआ था। 28 जून को यहीं पर लेक मैटून में ये खोज की गई थी। ये सेंट्रल इलिनॉय में है। ये शिकागो से दक्षिण की ओर करीब 3 घंटे की ड्राइव पर है। पुलिस के मुताबिक पानी में दिखी चीज इंसानी बांह थी और जैसे ही वो किनारे पर पहुंची, उसने 911 पर कॉल किया और जवाबों की तलाश शुरू हो गई। इलिनॉय की पुलिस का कहना है कि वे ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि पानी में और क्या हो सकता है, वह बांह कहां से आई और वह बांह किसकी थी। पुलिस को ये जानने में कुछ दिन लगे, तो उन्होंने टैटू की तस्वीरें जनता के सामने जारी की, इस उम्मीद में कि चूंकि वे काफी अनोखे हैं, कोई न कोई जान पाएगा कि वे किसके हैं। और कुछ दिन बाद उन्होंने पीड़ित की पहचान 38 वर्षीय व्यक्ति डेल वेन टर्नर के रूप में की। वो इस झील से कई घंटे दूर प्लेनफील्ड, इलिनॉय में रहता है। ये डेल वेन की तस्वीर है जो हमें ऑनलाइन उसके फेसबुक प्रोफाइल पर उसकी पत्नी रॉबिन के साथ मिली। अब जो हम टर्नर के बारे में जानते हैं, वो सिर्फ रॉबिन से शादीशुदा ही नहीं था, बल्कि वो शिकागो बियर्स का बहुत बड़ा प्रशंसक भी था। और उसके परिवार ने एक गोफंडमी पेज पर लिखा है, जिसे उन्होंने अंतिम संस्कार के खर्चों के लिए पैसे जुटाने के लिए शुरू किया है कि उद्धरण, उसकी हास्य भावना और दयालुता ने उसे कई लोगों का प्रिय मित्र बना दिया था और वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए आगे बढ़ता था। पुलिस का कहना है कि वे टैटू वाकई काफी अनोखे हैं। उन्होंने टर्नर की पहचान करने में मदद की और पुलिस को जल्दी से जांच शुरू करने की अनुमति दी, ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या हुआ और उसका हाथ लेक मैटून में कैसे पहुंचा। टर्नर प्लेनफील्ड, इलिनॉय में, जो जोलियट के ठीक पास है, इसी घर में रहता था। ऑनलाइन ऐसी तस्वीरें थीं जिसमें पुलिस यहां जांच कर रही थी जब घोषणा हुई कि डेल वेन टर्नर का हाथ लेक मैटून में मिला है। अब डेल वेन का हाथ 28 जून को मिला था। यह तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। वो एक रविवार था। पुलिस ने कुछ दिन बाद बुधवार 1 जुलाई को घोषणा की कि इस मामले का पीड़ित वही था। लेकिन ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। उसके फेसबुक पेज को देखिए। ऐसा लगता है कि उसने 30 जून को अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपडेट की थी, 2 दिन बाद जब उसकी बांह झील में मिली थी। अब यह स्पष्ट नहीं है कि वह कौन व्यक्ति हो सकता है जिससे उसके फेसबुक पेज तक पहुंच थी और जो पुलिस के अनुसार डेलवेन की बांह लेक मैटून में मिलने की तारीख के बाद 2 बार उसकी प्रोफाइल पिक्चर अपडेट कर सकता था। उस पते की बैकग्राउंड जांच में, जहां पुलिस जांच कर रही थी और जहां उन्होंने कहा कि डेल वेन टर्नर रहते थे,
यह पता चला कि उनकी पत्नी रॉबिन भी उस घर में रहती थीं। यह रॉबिन और डेल वेन की एक साथ तस्वीर है। ऐसा लगता है कि वे 2023 में सैन फ्रांसिस्को की यात्रा पर अल्काट्राज घूमने गए थे। अब रॉबिन टर्नर से थोड़ी बड़ी हैं। वो 62 साल की हैं। 2022 में टर्नर ने पोस्ट किया, मेरी जिंदगी के प्यार रॉबिन मनरो टर्नर को 12वीं सालगिरह मुबारक। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। आगे भी ऐसी कई सालगिरहें आएं। अब यह स्पष्ट नहीं है कि डेल वेन की मौत के समय टर्नर दंपत्ति अभी भी शादीशुदा थे या नहीं, लेकिन मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं। ये रही रॉबिन टर्नर की मग शॉट। पुलिस ने डेल वेन टर्नर के साथ जो भी हुआ, उसके संबंध में रॉबिन टर्नर को हिरासत में ले लिया है और इस मामले में अभी भी बहुत से सवाल बाकी है। वो इस मामले में आरोपों का सामना करने वाली अकेली नहीं है। यहाँ उस दूसरे व्यक्ति की मगशॉट है जिसे डेल वेन टर्नर का हाथ लेक मैटून में मिलने के मामले में गिरफ्तार किया गया। ये जेम्स एडम्स हैं। इनकी उम्र 26 साल है और अफवाह है कि ये भी डेल वेन टर्नर के परिवार के सदस्य हैं। 2022 में डेल वेन ने फेसबुक पर लिखा था, उद्धरण, मेरे छोटे भाई जेम्स एडम्स को 22वां जन्मदिन मुबारक हो। हम तुमसे प्यार करते हैं और इस बात पर बहुत गर्व है कि तुम एक लड़के से बढ़कर एक आदमी बने हो। माँ को भी तुम पर बहुत गर्व होता। मुझे पता है वो आज स्वर्ग से तुम्हें देखकर मुस्कुरा रही हैं। जन्मदिन मुबारक हो छोटे भाई। अब रॉबिन टर्नर और जेम्स एडम्स पर हत्या छुपाने और मानव शरीर के टुकड़े करने का आरोप है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि टर्नर के साथ क्या हुआ और उसकी बांह डेल वेन टर्नर के रहने की जगह से लगभग 3 घंटे दक्षिण में एक झील में कैसे पहुंच गई। रविवार रात विल काउंटी इलिनॉय के कोरोनर ने घोषणा की कि उन्हें लगता है कि टर्नर संभावित हत्या का शिकार हुआ था और उन्होंने ये भी कहा कि उसे रात 9:17 बजे मृत घोषित किया गया, बुधवार को उनके घर प्लेनफील्ड इलिनॉय में। और उन्होंने यह भी कहा कि, उद्धरण, उसके अंग बहुवचन में लेक मैटून में पाए गए, जिसका मतलब है कि उस झील से एक से अधिक शरीर के अंग बरामद किए गए थे। अब टर्नर की आधिकारिक मृत्यु का कारण अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। टर्नर की मृत्यु 1 जुलाई को हुई, जो उसके हाथ के 28 तारीख को मिलने के बाद है, और ये उस समय से मेल खाती है जब पुलिस प्लेनफील्ड स्थित घर पर संभवतः तलाशी वारंट की कार्रवाई करने पहुंची थी। ये साफ नहीं है कि पुलिस को कब लगता है कि डेल वेन टर्नर की कथित हत्या हुई थी। इस रिकॉर्डिंग के वक्त हत्या के आरोप दर्ज नहीं हुए हैं। तो चलिए उस नई जानकारी पर आते हैं जिसे कोर्ट दस्तावेजों के अनुसार इस मामले में उजागर किया जा रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है। हेराल्ड न्यूज के मुताबिक प्लेनफील्ड इलिनॉइस के घर में फ्रीजर से पुलिस को टर्नर का सिर, गर्दन और धड़ मिला। इस फ्रीजर को कथित तौर पर डक्ट टेप से बंद किया गया था, उस पर एक कंबल डाला गया था और यहां तक कि फ्रीजर के ऊपर सीमेंट के ब्लॉक भी रखे गए थे और उसी फ्रीजर में यह कथित तौर पर काटे गए शरीर के अंग रखे गए थे। पुलिस के मुताबिक फ्रीजर के नीचे आरी की ब्लेड मिली जिस पर खून जैसा कुछ था, अखबार ने बताया। पुलिस के अनुसार एडम्स, डेल वेन टर्नर के सौतेले भाई, ने लोगों के सामने कबूल किया कि उसने टर्नर की चाकू मारकर हत्या की। अब रॉबिन टर्नर, टर्नर की पत्नी, पुलिस के मुताबिक उस पर अपराध छुपाने में मदद का आरोप है। पुलिस का कहना है कि जिस फ्रीजर में कटे हुए शरीर के अंग थे, जिसे डक्ट टेप और कंबलों से ढका गया था, उनका मानना है कि यह फ्रीजर खास तौर पर इस अपराध को छुपाने के लिए खरीदा गया था। अब एडम्स ने कथित तौर पर जांचकर्ताओं से कहा कि वह बात नहीं करेगा, लेकिन फिर अभियोजकों का कहना है कि बिना किसी सवाल के जब उसे उसके मिरांडा अधिकार पढ़कर सुनाए गए तो उसने कहा, उद्धरण, एक बात मैं कहूंगा कि मैंने ये आत्मरक्षा में किया। मैं आप लोगों से यह कहूंगा, उद्धरण समाप्त। अब रॉबिन टर्नर ने कथित तौर पर कहा कि डेलवेन और एडम्स के बीच झगड़ा हो गया और एडम्स ने अपने भाई को कई बार चाकू मारा। उसने फिर कथित तौर पर एडम्स पर उंगली उठाई, ये कहते हुए कि उसी ने उसे इस अपराध को छुपाने में मदद करने के लिए कहा था। अब इलिनॉय से हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिटायर्ड शिकागो पुलिस डिटेक्टिव कमांडर विल स्विलर, जो बिग सिटी क्राइम इनसाइड द रेड टेप के होस्ट्स में से एक हैं, जिसे आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। विल स्विलर, आपको लॉ एंड क्राइम पर देखकर हमेशा अच्छा लगता है। कभी कभी वीकेंड पर लेक मैटून जाकर अचानक पैकर्स का हेलमेट दिख जाए, तब पता चलता है कि वो मछली नहीं है। एक जांचकर्ता के नजरिए से वो हाथ जिसके बारे में बात करना ही इतना डरावना है, सतह पर आना और उस पर टैटू का अभी भी होना, ये आपको क्या बताता है? देखिए, इससे मुझे कुछ बातें पता चलती हैं। एक तो कोई है जिसने उसे वहाँ रखा।
ये एक बात है। उसका हाथ उससे अलग हो गया, आप जानते हैं, शायद किसी संयोग से। लेकिन फिर आप सोचते हैं, क्या ये कोई नाव का हादसा है, या आप जानते हैं, क्या ये कुछ ऐसा ही है? और ये बात कि आप अभी भी उस टैटू को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। जो तस्वीरें मैंने देखी, उसमें त्वचा अच्छी हालत में थी, जिससे लगा कि वो वहां ज्यादा देर नहीं रही। हाँ, मुझे भी लगता है। जैसा कोरोनर ने कहा कि एक से ज्यादा अंग मिले थे। मुझे पता है कि वे झील पर गए थे। शायद स्टेट पुलिस और कंबरलैंड काउंटी शेरिफ का दफ्तर कुछ समय तक वहां तलाश करता रहा। मेडिकल एग्जामिनर ने बताया कि वे कई अंग ढूंढने में सफल रहे और पोस्टमार्टम किया गया। एक और डरावना सवाल, पोस्टमार्टम के लिए असल में शरीर का कितना हिस्सा चाहिए होता है? देखिए, जब आप पोस्टमार्टम कर रहे होते हैं, तो आपको ये पता लगाना होता है कि क्या हुआ। आप मौत का कारण और तरीका जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो आप जानते हैं, कुछ बाजू, अंग, टांगे, पैर, ये पूरी कहानी नहीं बता सकता। मेरा अनुभव है कि सिर और धड़ ही सब कुछ बताते हैं। अब अगर आपके पास, जाहिर है, अगर आपने सिर, या फिर से भयावह बात ना लगे तो, या धड़ बरामद किया है और आपको साफ साफ गोली लगने का घाव या चाकू लगने का घाव दिखता है, अब आप कारण और तरीका तय कर सकते हैं। लेकिन अगर हो ना हो, तो ये मुश्किल होता है कहना कि इस व्यक्ति की मौत किस वजह से हुई। हाँ, और वे उस सुराग का पीछा करते हैं क्योंकि आप जानते हैं, एक हद तक मेरा मतलब है, उसके पास ये चीज थी। वो बेयर्स का फैन है, लेकिन ये पैकर्स का हेलमेट है जिसमें एक खोपड़ी है। ये तथ्य कि वो चीज वहां थी वाकई अनोखा था, जिसे कानून प्रवर्तन एजेंसियां जनता के सामने रख सकती थीं। और इसी दौरान किसी ने, शायद किसी परिवार के सदस्य या दोस्त ने कहा, अरे मैं जानता हूं ये कौन है। फिर वे लोग प्लेनफील्ड इलिनॉय के एक घर जाते हैं, जहां उन्हें और सबूत मिलते हैं जो दोनों की गिरफ्तारी तक पहुंचाते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम जांच के उस हिस्से पर जाएं, मुझे लगता है कि आप फिल्मों में देखते हैं कि लोग लाशों को या लाश के हिस्सों को पानी में फेंक देते हैं। अगर जो आरोप लगाया गया है वो सच है, तो हम यहाँ कितने समझदार अपराधी की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक शरीर का हिस्सा झील की सतह पर आ गया, यहाँ तक कि नाव में बैठे लोग उसे देख सके और उसे एक तरफ हटा सके। तो फिर से, ज्यादा विभत्स या घिनौना नहीं होना चाहता। शरीर ऊपर आ ही जाएगा जब तक कि उसे सही तरीके से तैयार न किया गया हो। मेरा मतलब है, अगर आप उसे एक तिरपाल में लपेटते हैं और फिर उसे वजनदार चीज से दबा देते हैं, तो शायद वो नीचे ही रहेगा। लेकिन अगर आप बस किसी भी चीज को कचरे के बैग में फेंक देते हैं, जैसे कि आप हाथ को कचरे के बैग में फेंक दें या पैरों को कचरे के बैग में फेंक दें, तो जानवर या मछलियां उस तक पहुंच जाएंगी, वे उसे फाड़ेंगे और वो ऊपर आ जाएगा। मेरा मतलब है, हम यहाँ किसी बहुत शातिर अपराधी की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, लगता है जैसे ही शरीर का हिस्सा मिला, उन्होंने तुरंत गिरफ्तारियां कर लीं। अगर उसका टैटू नहीं होता, तो आप कैसे जानते कि वो डेलवेन टर्नर था? फिंगरप्रिंट से, अगर आपके पास एक बाजू होती, तो आप फिंगरप्रिंट्स ले सकते थे। ये इस पर निर्भर करता है कि शरीर पानी में कितनी देर था। लेकिन मैंने देखा है कि फिंगरप्रिंट्स वापस लाए गए हैं। आम, वे उसमें पानी डालते हैं ताकि फिंगरप्रिंट्स लौट आए। फिंगरप्रिंट से काम हो सकता है, आप जानते हैं। फिर अगर वो काम नहीं करता, तो आपको लापता लोगों की फाइलों में तलाश करनी होगी। आपको बोन मैरो निकालकर डीएनए टेस्ट करने की कोशिश करनी होगी। पहचान के कई तरीके हैं, खासकर गिरफ्तारियों में। जब हम किसी को गिरफ्तार कर प्रोसेस करते हैं, फिंगरप्रिंट्स लेते हैं और टैटू की भी फोटो खींचते हैं, और वो एक सर्चेबल चीज बन जाती है, जिससे आप किसी की पहचान कर सकते हैं। आप टैटू सर्च कर सकते हैं, जैसे ग्रीन बे पैकर्स का स्कल। अगर उसे गिरफ्तार किया गया है और उसकी फोटो ली गई है, तो वो सामने आ जाएगी। दूसरी बात, अभी तक जिन दो लोगों पर आरोप हैं, बस उन्हें ही देखें। और जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, दोनों दोनों ही रॉबिन टर्नर, जो हमें लगता है कि डेल वेन टर्नर की मौत के वक्त उनकी पत्नी थीं या अब भी हैं, और शायद उनके भाई जेम्स पर भी आरोप लगे हैं, लेकिन अभी उन पर हत्या का आरोप नहीं है। जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो आज विल काउंटी इलिनॉय में कोर्ट में पेश हो रहे हैं। उन पर शव छुपाने का आरोप है। फिलहाल वो इसी का सामना कर रहे हैं, और फिलहाल हत्या का आरोप उन पर नहीं है। इस मामले में हत्या का आरोप लगाने के लिए आपको क्या चाहिए? तो जो आरोप मैंने पढ़ा, उसमें दिलचस्प बात यह थी कि वो किसी दूसरे के हाथों हुई मौत को छुपाने का आरोप था। हाँ, बिल्कुल वही था। तो हत्या की मौत को छुपाने का मतलब ये संकेत देता है कि ये एक हत्या थी। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये संकेत देता है कि ये किसी दूसरे के हाथों हुई मौत थी। अब होमिसाइड और मर्डर अलग-अलग चीजें हैं। होमिसाइड का मतलब सिर्फ इतना है कि किसी की मौत किसी और के हाथों हुई है। एक की मौत दूसरे के हाथों होना। मर्डर आमतौर पर एक आरोप होता है। लेकिन मैं सिर्फ अनुमान लगा सकता हूं कि जब वे उस घर में गए, तो वहां सबूत बहुतायत में थे। क्योंकि उन्होंने जल्दी ही कह दिया था, हमें पता है ये कौन है, हमें और सूचनाओं की जरूरत नहीं है।
मुझे लगता है कि वहां कुछ सबूत थे जो दिखाते थे कि इस आदमी का अंत किसी और ने किया, इसलिए उन्होंने आरोप लगाया। लेकिन आपको हत्या का आरोप तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपको मेडिकल एग्जामिनर से मौत का कारण और तरीका नहीं मिल जाता। ऐसे भयानक मामले बहुत दुर्लभ होते हैं। मैं नहीं कहता कि ये नहीं होते, पर पूरी तरह रैंडम और अनजान इंसान के साथ ऐसा बहुत कम होता है। इस मामले में एक व्यक्ति है जो पीड़ित की पत्नी लगती है और एक व्यक्ति है जो पीड़ित का भाई लगता है। मुझे लगता है जब जांच शुरू होती है और आपको पता चलता है ये व्यक्ति कौन है, तो आप रॉबिन टर्नर जैसे किसी से कैसे बात करते हैं, जब शायद उनका उस समय भी रिश्ता चल रहा था। कम से कम उस वक्त तक ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने सोशल मीडिया पर कोई तस्वीरें पोस्ट की थीं। आप जांच के उस हिस्से को कैसे आगे बढ़ाते हैं और ऐसा लगता है कि आप खास तौर पर उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बजाय इसके कि कहीं और देखने के। ये सब इंटरव्यू की बुनियादी तकनीकों पर निर्भर करता है। जब आप किसी को ढूंढ लेते हैं तो आप जानते हैं वो कौन है। मुझे नहीं पता उन्होंने पहचान कैसे की। मुझे पता है ये टैटू से हुआ, पर नहीं पता कि परिवार के किसी और सदस्य ने फोन करके कहा था ये मेरा भाई है या ऐसा कुछ, और किसी दूसरे रिश्तेदार ने। लेकिन आप वहां जाएंगे और निकटतम परिजन को सूचित करेंगे, और when आप निकटतम परिजन को सूचित करने जाएंगे तो आपको वहां से एक एहसास मिलेगा। और वो इंटरव्यू अलग तरह से होगा। आप जानते हैं, अगर आपको किसी पर शक होने लगे तो आपकी इंटरव्यू तकनीकें बदल जाएंगी। और जाहिर है, आपको आपको पता है, अगर आप टकराव वाले ढंग से पूछताछ करने वाले हैं तो आपको उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताना होगा। ये तो बस बुनियादी है। दरवाजा खटखटा कर पूछना, क्या आपको पता है आपके पति कहाँ हैं? और फिर आपको उससे एक अंदाजा लगने लगता है, और फिर वहीं से आगे बढ़ता है। और फिर मुझे यकीन है कि उन्होंने घर के लिए तलाशी वारंट भी लिया होगा। और फिर जैसा मैंने सोचा था, मुझे लगता है कि वहां काफी सबूत थे जो हत्या को छुपाने और शव के टुकड़े टुकड़े करने का समर्थन करते थे। मुझे लगता है कि उन पर इसका भी आरोप लगाया गया था। और इस बेहद डरावने मामले की बात करें तो ऐसा लगता है कि प्लेनफील्ड के इस घर के अंदर ही उन्हें ये सारे सबूत मिले थे। आप जानते हैं, किसी के शव के टुकड़े हुए हों तो उसे सच में छुपाना कितना मुश्किल होता है। जैसे जब आप उस घर में जाते हैं तो आप क्या ढूंढते हैं, जिससे पता चलता है कि शायद यहीं पर यह अपराध हुआ था। खैर, बिल्कुल साफ है, आप खून ढूंढ रहे होते हैं। और चाहे आप खून को कितना भी साफ करने की कोशिश करें, और आप जानते हैं, मेरे सीमित अनुभव में शव के टुकड़े करने के मामलों में आमतौर पर लोग ये काम बाथटब में करने की कोशिश करते हैं। लेकिन खून हर जगह फैल जाता है, और साथ ही आपको औजारों की भी जरूरत होती है, और उन औजारों को साफ करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो जब आप वहां जाते हैं तो आप साफ तौर पर खून ढूंढ रहे होते हैं। और इसमें यह भी हो सकता है कि आप पी ट्रैप्स में देखें कि बेसबोर्ड के नीचे पी ट्रैप्स में खून है या नहीं। यहां तक कि अगर आप पोछा भी लगाते हैं तो खून बेसबोर्ड के नीचे छिटक सकता है, और जब लोग सफाई करने की कोशिश करते हैं तो बेसबोर्ड के नीचे खून मिल सकता है। तौलिए, फिर से जैसा मैंने कहा, औजारों पर ऊतक भी हो सकता है। आप उस घर की पूरी तलाशी ले रहे हैं, समय लेकर हर चीज इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे पता चले कि इस व्यक्ति को टुकड़ों में करने के लिए क्या इस्तेमाल हुआ। हाँ, और ये चौंकाने वाला है जब आप डेल वेन टर्नर की रॉबिन टर्नर के साथ तस्वीरें देखते हैं और यहां तक कि अपने छोटे भाई को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी देते हैं। आप सोचते हैं, पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ कि बात यहां तक पहुंची। हालांकि उन पर हत्या का आरोप अब तक नहीं लगा। मैं उस झील के बारे में भी सोचता हूं जहां वे गए थे। मध्य इलिनॉय में गर्मियों में बाहर घूमने के लिए वह काफी लोकप्रिय जगह है। ये उस संभावना के दरवाजे खोलता है कि वहां कैमरे हो सकते हैं, आप जानते हैं, जो उस समय उस इलाके में लगे हों। मेरा मतलब है, आप इसकी जांच कर रहे हैं। अब आप जानते हैं कि ये घर एक अच्छे उपनगरीय इलाके में लगता है। आप जानते हैं, आप इस घर के बीच संबंध को कैसे ट्रैक करते हैं, जहां बहुत सारे सबूत मिले थे और जहां इन दोनों को कथित तौर पर गिरफ्तार किया गया था, और फिर वहां से लेकर लेक मैटून तक, जहां ये शरीर के अंग मिले थे। कई तकनीकें हैं। आप उनका सेल फोन इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उनके मूवमेंट को सेल फोन से ट्रैक करने की कोशिश कर सकते हैं। हमने शो में उस दिन इस बारे में बात की थी, ये जियो फेंसिंग वाली चीज। हाँ, जहां आप गूगल का इस्तेमाल करके उनकी लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको और सावधानी और स्पष्टता रखनी होगी, लेकिन आपके पास ये टूल अब भी है। कैमरे, जैसा आपने कहा, हर जगह कैमरे हैं, हम ये जानते हैं। अगर वहां बोर्ड डॉक है तो बोर्ड डॉक पर कैमरा जरूर होगा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। ऐसी बातें होती हैं और आपको नहीं पता कि इन लोगों ने क्या कहा। शायद उन्होंने भी बयान दिए हो, एक दूसरे को फंसाने वाले, या दोनों में से किसी एक को, या दोनों को फंसाने वाले। तो आप इन सब चीजों के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी गतिविधियों को ट्रैक करना, आपके पास उनके फोन हैं, आपके कैमरे हैं, ये दो सबसे बड़े टूल हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। ऐसे मामलों में कितनी बार होता है कि किसी पर शव छुपाने या टुकड़े टुकड़े करने का आरोप तो लगता है, लेकिन हत्या का आरोप नहीं लगता। मतलब, इसका प्रोसेस क्या है? हमें एमई का इंतजार करना पड़ता है, और फिर से आपके पास मौत का कारण और तरीका होना चाहिए, या आपको यह तर्क देना आना चाहिए कि अगर आप मौत का कारण और तरीका नहीं ढूंढ सकते तो यह सिर्फ हत्या ही हो सकती है।
आप जानते हैं लेकिन हमें नहीं पता, आपको नहीं पता। वो कह सकते हैं कि ये फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी से पता चल सकता है। तो हो सकता है कि ये ओवरडोज हो और वो घबरा गए हों और उन्होंने सोचा हो कि शरीर से छुटकारा पाना पड़ेगा क्योंकि ये ओवरडोज था। मैंने ये कई बार देखा है। लेकिन आपको एमई से कारण और तरीका चाहिए, या फिर बहुत अच्छा, मेरा मतलब है एक बेहतरीन परिस्थितिजन्य मामला चाहिए ताकि बिना कारण और तरीका के मर्डर चार्ज लगाया जा सके। ये लगभग नामुमकिन होगा। लेकिन छुपाने के मामले में इसमें किस तरह की जेल हो सकती है? ये आरोप हैं जिनका वे कोर्ट में सामना कर रहे हैं, जैसा कि हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, और उस मामले में जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगर यही अकेले आरोप हैं जिनका वे सामना कर रहे हैं, तो वे अभी कितनी लंबी जेल की सजा का सामना कर सकते हैं? देखिए, ये क्लास एक्स नहीं है। आप जानते हैं, हत्या को छुपाना एक अपराध है, लेकिन ये आप जानते हैं, ये एक अपराध है। शायद इसमें प्रोबेशन भी मिल सकती है। क्या शरीर के टुकड़े करने का मामला हो तब भी? आप इसे जैसे भी छुपाएं, छुपाना तो छुपाना ही है। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि टुकड़े टुकड़े करने का भी एक अलग आरोप होता है। ये एक अतिरिक्त आरोप है और ये थोड़ा बड़ा अपराध है, लेकिन असली बात तो क्लास एक्स मर्डर की है। इस पर काम करना होगा। ये बहुत लंबी सजा नहीं है और उनके बैकग्राउंड पर निर्भर है। शायद प्रोबेशन में भी हो सकता है। वाह! और फिर मुझे लगता है बस 2। Um, जैसे आप देखते हैं, आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि शव मिलता है और फिर पता चलता है कि उसमें परिवार का कोई सदस्य शामिल है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहां ऐसा हुआ है। बिल्कुल, इस समय सब कुछ केवल आरोप है और जब तक दोषी साबित नहीं होते, तब तक उन्हें निर्दोष माना जाता है। जब आप उन लोगों को देखते हैं जो कभी बहुत प्यार में थे, तो आप क्या सोचते हैं? कुछ साल बाद हम यहाँ हैं, जहाँ उनकी गिरफ्तारी की तस्वीरें सामने हैं और ट्रू क्राइम शोज में उनके बारे में शरीर के टुकड़े करने जैसी भयानक चीजों की चर्चा हो रही है। हमें नहीं पता उसकी मौत कैसे हुई, लेकिन किसी इंसान के शरीर के टुकड़े करना जैसा उन पर आरोप है, ये सोच भी डरावनी है। और किसी की लाश को 3 घंटे दूर झील में फेंकना, एक जांचकर्ता के रूप में इसे कैसे समझते हैं? क्या ये हमेशा उतना ही चौंकाने वाला लगता है? ये सिर्फ लाश के टुकड़े करना नहीं है। ये आपके पति या भाई के टुकड़े करना है। आप जानते हैं, इसे समझना मुश्किल है, खासकर हमारे जैसे आम इंसानों के लिए। हम आम लोग हैं, है ना? ये समझना मुश्किल है, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर से, एक बात है जिसे मैं जितना कहूं कम है। हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि किसी और के घर में क्या चल रहा है। आप जानते हैं, अगर आप वहां नहीं हैं, अगर आप उसका हिस्सा नहीं हैं, तो हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि क्या चल रहा है। मेरा मतलब है, मैं अपने पड़ोसियों को अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि उनके घर में क्या चल रहा है। आप जानते हैं, वहां कई तरह की चीजें हो सकती हैं। तो कौन जानता है कि ऐसा क्या हुआ जिसने उन्हें उस मुकाम तक पहुंचाया? और कौन जानता है कि इस आदमी की मौत का कारण क्या था? मुझे लगता है कि हम बहुत जल्द इसका पता लगा लेंगे, और मुझे लगता है कि आरोप और बढ़ाए जाएंगे। हाँ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे हैरानी होगी। एक बात मैंने नोटिस की, शायद कोई स्थानीय मीडिया इस पर बात ना करे, लेकिन आप देख सकते हैं डेल वेन टर्नर की फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर उनके हाथ के इस झील में मिलने के 2 दिन बाद बदल जाती है। एक जांचकर्ता के रूप में, क्या आप इससे कुछ समझते हैं? मेरा मतलब है, हम मान सकते हैं कि उस वक्त वह जीवित नहीं थे जब यह हुआ। मुझे लगता है आप इसका क्या मतलब निकालते हैं? अगर आप इस केस पर काम कर रहे किसी व्यक्ति हैं। तो फिर से, ये उन जिम्मेदार लोगों की एक कमजोर कोशिश होगी ये कहने की, नहीं रुको, वो तो बस लापता है। देखिए, उसने अपडेट किया है। वो जाहिर तौर पर कहीं अपनी फेसबुक पेज अपडेट कर रहा है। आप जानते हैं, अंगों की खोज शायद ऐसी चीज नहीं थी जिसकी उन्हें उम्मीद थी, लेकिन ये बस कोई है जो अपने निशान छुपाने की कोशिश कर रहा है या जांच एजेंसियों को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा है। और आप ये भी सोचते हैं, मेरा मतलब है, जब भी आप फेसबुक पर कुछ करते हैं, हर कोई ठीक ठीक जानता है कि आप कहाँ हैं। मेरा मतलब है, उनके पास जो डेटा है, हाँ, और वे आपकी ट्रैकिंग कर रहे हैं, जो एक अलग ही चर्चा का विषय है। लेकिन आप जानते हैं, ये सोच कि शायद जांच एजेंसियों को ये पता नहीं चलेगा कि उसने कहाँ से अपडेट किया या प्रोफाइल कहाँ से अपडेट की गई या उसके अलावा किसे उस तक पहुंच थी, देखने में दिलचस्पी है कि क्या यह इसमें कोई भूमिका निभाता है। बस एक दुखद, मेरा मतलब है, ये सभी दुखद मामले हैं, लेकिन आप जानते हैं, इस मामले के बारे में सोचिए, हम पता लगाएंगे। आप जानते हैं, पुलिस को क्या लगता है यहाँ क्या हुआ, इसके बारे में और जानेंगे। आप जानते हैं, लेकिन निश्चित रूप से दुखद है जब आप एक खुशहाल जोड़े की तस्वीरें देखते हैं और फिर आप जानते हैं, इस आदमी का इस तरह से अपनी जान गंवाना, ये वाकई बेहद दुखद है। विल स्वेलर, शिकागो पुलिस के रिटायर्ड डिटेक्टिव कमांडर, ऑन द केस में हमारे नियमित मेहमानों हैं। आपका खुद का शो भी है, जो यूट्यूब पर उपलब्ध है। लोग इसके बारे में क्या जाने? बिग सिटी क्राइम इनसाइड द रेड टेप में मैं हूँ। 2 होमिसाइड डिटेक्टिव हैं जिनके साथ मैंने 10 साल से ज्यादा काम किया है, और एफबीआई एजेंट मोरीन ओकॉनल हैं जो कमाल की हैं। वो 25 साल से एफबीआई में सबूत बरामदगी में है। डैनी स्टोवर, टिम मर्फी,
हमने कई सालों तक साथ में काम किया है। हम बस लोगों को वो नजरिया देने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा मतलब है बहुत सारे लोग हैं जो केसों के बारे में बात कर रहे हैं। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें रेड टेप के अंदर से क्या दिखता है, जबकि ज्यादातर लोग क्राइम सीन टेप के बाहर होते हैं। हम उसके अंदर हैं। अगर आप देखना चाहें कि हम क्या करते हैं, तो आज शाम 6 बजे सेंट्रल टाइम पर हम लाइव होंगे। हमें एक मौका दें, देखिए आपको पसंद आता है या नहीं। हाँ, ये शानदार शो है। वहाँ दिलचस्प नजरिए मिलते हैं। विल सोलार ऑन द केस में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम आपकी सराहना करते हैं। धन्यवाद कृष। ये था ऑन द केस, लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत। यूट्यूब, स्पॉटिफाई पर सब्सक्राइब करें। हम पीकॉक पर भी स्ट्रीम हो रहे हैं। मैं क्रिस स्टीवर्ट हूँ। फिर मिलेंगे।